नमस्कार मित्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये देखिए, हमारे कुछ प्रश्न उत्तर चल रहे थे शिक्षण विधियों से रिलेटेड। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वह है, हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। बालकों को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? मांटेश्री। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाला सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। भाषा के अधिगम का कारक है। भाषा के अधिगम का कारण देखो, भाषा विज्ञान भी है, व्याकरण भी है और भाषा की कुशलता है और उपयुक्त सभी है। ठीक है। ऐसे ही भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं: अनुकरण विधि, अभ्यास विधि, संरचनात्मक विधि, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। विषय वस्तु के सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? गहन अध्ययन कहते हैं। विश्व के भाषा प्रयोगशाला का निर्माण सर्वप्रथम कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। भाषा एक विचार अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है बोलने में। सर्वोत्तम प्रभावकारी कारक कौन सा है जो विद्यार्थी के भाषा के विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शुद्ध उच्चारण। पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? वह आलसी होता है। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक रटने पर अधिक बल देता है और उसे अधिकारी का आदेश होता है नहीं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? प्रभावी शिक्षण। शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम क्या है? क्षेत्र पर्यटन। गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं? प्रश्नोत्तर। चित्र पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्र रचना विधि। कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? व्याख्या विधि। कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय। शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य विकसित रूप दिया है। B.S. ब्लूम ने पठन कौशल में शिक्षण देने की महत्वपूर्ण विधि है कहानी विधि, देखा कहो विधि और अक्षर बोध विधि। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये देखिए, नेक्स्ट है अपना व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है आगमन निगमन विधि। भाषा का महत्वपूर्ण स्वरूप है मानक भाषा। गांव की भाषा नहीं है, शहर की भाषा नहीं है, समाज की भाषा नहीं है। क्या है? मानक भाषा, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जिसको स्वीकृति मिली हुई है वही भाषा ही क्या है? हमारे भाषा का महत्वपूर्ण स्वरूप है। सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है जो विद्यार्थियों के भाषा के विकास को प्रभावित करता है? सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह है शुद्ध उच्चारण। वाक्य के प्रमुख प्रकार हैं अर्थ की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। उपरोक्त सभी रूप विज्ञान के मुख्य विचारणीय बिंदु हैं। उपरोक्त सभी। तुलनात्मक रूप, ऐतिहासिक रूप और वर्णनात्मक रूप। उपरोक्त सभी। वाक्य की आवश्यकता होती है सार्थकता से, समीपता से, अवन्नति से। उपरोक्त सभी से होती है। इसमें संरचना की विशेषता नहीं होती है, सार्थकता और उपयोगिता दोनों। संचित अभिलेख पत्र किस परीक्षा पद्धति का अंग है? प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हमने कार्य किया है वह हमसे प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे ही श्रोता व मनोभावों की सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है पद्य। बाल भाषाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। समाज उपयोगी लेखन कौशल गृह कार्य में सबसे अधिक प्रभावी है। समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन ऐसे ही 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा किया गया वाचन क्या कहलाता है? सामूहिक वाचन। संरचनात्मक आगम प्रक्रिया का पक्ष है 1 और 2 दोनों। अभ्यास और प्रस्तुतिकरण। अभ्यास की अवस्था में महत्व है मौखिक वाचन को। ऐसे ही संरचना का रूप है उपरोक्त सभी, वाक्य रूप, कहावत रूप, सूत्र रूप। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। संरचना का रूप होता है अर्थ को। ऐसे ही अपन नेक्स्ट चलते हैं।
मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अध्यापक के द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं आदर्श वाचन। ऐसे ही भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और उसके पश्चात लिखना होता है। ठीक है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधि है? उपरोक्त 1 व 2 परंपरागत और मनोवैज्ञानिक उपचारी शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं 2। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार स्वरूप है सृजनात्मकता। गद्य शिक्षण का आशय होता है 1 व 2 दोनों, अनुभूति होना, ज्ञान होना। 1 व 2 दोनों। कविता पाठ करने में विद्यार्थी में किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का। अध्यापक के द्वारा किस विषय का पाठ पढ़ने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को क्या कहते हैं? दैनिक पाठ योजना। निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। पढ़ने और पढ़ाने का सिद्धांत। गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है उपरोक्त सभी। इसमें स्पष्टीकरण, उद्बोधन और प्रवचन तीनों ही आ जाएंगे। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भी उपरोक्त सभी है। शब्द भंडार का विकास, रचनात्मक शक्ति का विकास, शुद्ध शब्द भंडार। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयुक्त करते हैं। प्रश्नोत्तर। सीमित अवधि में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना को कहते हैं दैनिक योजना। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ था? अमेरिका में। और इसी प्रकार से त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है माध्यमिक स्तर। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर है? इसमें प्रारंभिक स्तर हो जाएगा अपने आंसर में। अब नेक्स्ट देखिए अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है भाषा और साहित्य की रुचि। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। अनुकरण से अभ्यास की ओर भी है और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी शिक्षण का सूत्र है ना। नहीं कौन सा है? मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का। अन्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुपयुक्त है? वर्णमाला विधि। शिक्षण में सौंदर्य तत्व होते हैं उपरोक्त सभी। ध्वनि सौंदर्य, भाव सौंदर्य और विचार सौंदर्य। ऐसे ही व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है उपरोक्त सभी। तुलना विधि, समीक्षा विधि और व्यास विधि। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? काव्य शिक्षण में आदर्श वाचन का अधिक महत्व है। ऐसे ही नाटक शिक्षण में किसका अधिक महत्व नहीं है? मौन पाठन का। कौन सी विधि? रचना शिक्षण की विधि नहीं है, भाष्य विधि। इसी तरह से चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि है? चित्र रचना विधि। कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय। कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? उपरोक्त सभी। अंत्याक्षरी, कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन। उपरोक्त सभी। कविता वाचन का प्रकार है उपरोक्त सभी। सैस्वर वाचन, रागयुक्त वाचन और भावानुसार वाचन। ऐसे ही कथा का मूल तत्व क्या होगा? उपरोक्त सभी। कथा वस्तु, शैली, पात्र और चरित्र, ये सारी चीजें होती हैं। कथा का रूप है 1 व 2 दोनों, आदर्शवाद और यथार्थवाद। कथा शिक्षण का उद्देश्य है उपरोक्त सभी। स्वस्थ मनोविनोद, कल्पना शक्ति का विकास और स्मृति का विकास। अखिल भारतीय राष्ट्रीय भाषा प्रसार समिति की स्थापना 1933 में कहाँ की गई थी? पुणे में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक शिक्षण की प्रमुख प्रणाली है? नाटक शिक्षण की प्रमुख प्रणाली है पूर्व ज्ञान प्रणाली। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए मित्रों, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षण को लिखते समय खड़ा होना चाहिए। शिक्षक को लिखते समय खड़ा होना चाहिए। कैसे खड़ा होना चाहिए? 48 डिग्री के कोण पर खड़ा, 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए। साहित्य में कहानी का उपयोग दोनों है। एक तो पाठ्य वस्तु और एक अपने है शिक्षण विधि, दोनों ही है इसमें, है ना। शिक्षण विधि भी होगा और इसमें पाठ्य वस्तु भी होगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति को विकास के सहायक विभिन्न
विभिन्न में से स्थिति में कौन सी शामिल नहीं है? वह है मौखिक अभ्यास। वह क्या है? मौखिक अभ्यास। देखिए मित्रों, ये अपने थोड़ा सा ये जो अपने थोड़ा सा नेट की मिस्टेक के कारण ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आप इसको समझ लें। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट है अपना, ये देखिए, पाठ्याचार्य एक कलाकार है। अध्यापक के हाथों में यह एक यंत्र है जिससे वह अपनी वस्तु विद्यार्थी को विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार बनाता है। और पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किसने दी थी? कनिंघम ने यह परिभाषा दी थी। पाठ्यक्रम की यह जो परिभाषा है वह किसने दी थी? कनिंघम ने के द्वारा दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? कनिंघम के द्वारा दी गई थी। अब ये देखिए नेक्स्ट है अपना, व्याकरण विषय वस्तु है। व्याकरण विषय वस्तु है भाषा की। व्याकरण किसकी विषय वस्तु है? भाषा की। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है उपरोक्त सभी ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग। ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग ये सभी इसकी हैं, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, दोनों साहित्य और व्यवहारिक दोनों ही होंगी, साहित्य और व्यवहारिक दोनों ही होंगी। व्याकरण की मुख्य विशेषता है, व्याकरण की मुख्य विशेषता उपरोक्त सभी भाषा की शुद्धता, भाषा का शरीर विज्ञान और शब्दानुशासन। ऐसे ही भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होगा? दोनों मौखिक और लिखित। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या है? मौखिक और लिखित। अपने भाव एवं विचारों का कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है, वह है लिखित रचना। लिखित रचना से शिक्षण किया जाता है, कलात्मक अभिव्यक्ति से। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोषों में से कौन सी नहीं है? देखिए कौन सी नहीं है, इसके अंतर्गत अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना। छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और भाषा, अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। देखो एक बार टेट के एग्जाम में, सी-टेट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि वर्ण में और अक्षर में क्या अंतर है। वैसे तो वर्ण और अक्षर क्या होते हैं? एक ही होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जिनको हम लिख सकते हैं वे तो वर्ण होते हैं और जिन्हें हम लिख नहीं पाते अर्थात बोल करके भी जिनको हम बता पाते हैं वे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर दोनों के मध्य में है, ठीक है। भाषा निर्णायक तत्व है सार्थक ध्वनियाँ। सार्थक ध्वनियाँ शब्द एवं वाक्य रचना किसके तत्व हैं? भाषा निर्माण के। पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाली शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है। पतंजलि का, किसका कहा जाता है? पतंजलि का। ऐसे ही पद का आधार है शब्द और स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है अभ्यांतर प्रयत्न की दृष्टि से। व्यंजनों का वर्गीकरण होता है उपरोक्त सभी प्राण तत्व के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। वर्णों का उच्चारण कम होता है स्वर, व्यंजन, शब्द और वाक्य से। ऐसे ही देखो और लिखो शिक्षण विधि किसमें प्रयुक्त होती है? निबंध रचना में। देखो मौखिक में नहीं होती है, शुद्ध अभिव्यक्ति नहीं है और उपरोक्त सभी में। तो कहाँ होती है? ये निबंध रचना में, ठीक है। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है निरीक्षण शक्ति का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना और कलात्मक लेखन की क्षमता, ठीक है। तो उपरोक्त सभी। ऐसे ही सार्वजनिक अभिव्यक्ति को विधा है उपरोक्त सभी वर्णात्मक लिखित रचना और विवरणात्मक और तुलनात्मक लिखित रचना, ठीक है। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है अनुवाद विधि। वर्ण, शब्द एवं वाक्य किसके खंड हैं? भाषा के। व्यक्ति का सीखना निर्भर करता है भाषा की वर्णमाला और शुद्धता पर। किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? क्षेत्रीय भाषा और प्रादेशिक भाषा। शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, अभिरुचि का सिद्धांत। ऐसे ही विषय वस्तु के पठन के समय कौन सा सुधार करवाया जाता है? उपरोक्त सभी। श्रुति लेख, सस्वर पाठन और वाक्य रचना, उपरोक्त सभी। ऐसे ही भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये कथन किसका है? रॉबर्ट लाडो का। इसी तरह से द्वितीय भाषा की शिक्षण की आवश्यकता है उपरोक्त सभी। राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। द्वितीय भाषा विकास का नियम है उपरोक्त सभी। अभ्यास करना,
ध्वनियों का बोध करना तथा शुद्ध उच्चारण करना। तो इस तरह से मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी यदि मैं आपको वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन मिले। और देखिए मित्रों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कभी भी हमको मन से यह नहीं सोचना चाहिए कि हम यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिविटी से ही हमको क्या मिलती है, पॉजिटिविटी से ही हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने कार्य में तरक्की कर सकते हैं। तथा सबसे बड़ा जो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा गुण है वह है पॉजिटिव रहना। ठीक है, क्या है वह हमारा पॉजिटिव रहना। तो किसी भी तरह से हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यदि हम जो भी बात हम बोलते हैं वह सारी बातें हमको चारों तरफ से घेरे रखती हैं, और वो यही सोचती हैं कि भाई ये ऐसा ही चाहता होगा, और इस प्रकार का वातावरण हमारे चारों तरफ बनता चला जाता है। इसलिए हमें हमारे विचारों को पॉजिटिव ही रखना चाहिए, जिससे कि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।